Assalamu alaikum. Today our lecture number 2 is taken from the book Physics Part 1, and we are discussing about two topics as a units and scientific notations. These topics are taken from chapter 1, that is measurement. Now let us start topic 1.2 System International. तो हमारा टॉपिक नंबर 1.2 है जो कि सिस्टम इंटरनेशनल है। तो हम कुछ यूनिट को डिस्क्राइब कर देते हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता है या यूनिवर्सल उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें भी आपने एक कुछ यूनिट्स यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं स्टार्टिंग में ही, ताकि हमारी मेजरमेंट कहीं भी ली जाए या कहीं भी हम मेजरमेंट्स लें, ठीक है। तो हम किसी कंट्री में भी चले जाएं, हमारी मेजरमेंट्स की यूनिट जो हैं वो सेम होने चाहिए। इस तरह आप देखते हैं करेंसी के यूनिट चेंज होते हैं किसी भी कंट्री में चले जाएं, लेकिन फिजिक्स में हम रिलेटेड ऐसी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स डिस्क्राइब कर देते हैं या उनको पहले से ही डिफाइन कर देते हैं कि आपके पास कुछ जो क्वांटिटीज़ हैं वो स्पेसिफिक यूनिट से डिस्क्राइब की जाए हर जगह पे, ताकि सबको आसानी हो और सबको कैलकुलेशन या जो भी रिसर्च वर्क होता है उसको करने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ यूनिट यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं, जिसमें आप पहले क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब किया जाएगा, लेंथ, टाइम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। उसके बाद हम चलते हैं सिस्टमेटिक यूनिट पे, जिसमें हमें बताया गया है कि एक कंप्लीट सेट बताए जाते हैं जो कि एक बेस क्वांटिटी में डिस्क्राइब किया गया है और दूसरा हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ में डिस्क्राइब किया गया है। इसी तरह बेस क्वांटिटी के बेस यूनिट्स होते हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ के ड्राइव यूनिट्स होते हैं। तो ये हम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जिस तरह कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि दो टाइप्स होती हैं यूनिट्स की और क्वांटिटीज़ की, एक है बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट, इसी तरह ड्राइव क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव यूनिट्स। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो बेस क्वांटिटीज़ क्या होता है, जिस तरह आप मकान बनाते हैं तो उसकी बेस रखते हैं, ठीक है। तो बेस एक बुनियाद होती है, तो बुनियाद रखनी पड़ती है। तो फिजिक्स की एक बुनियाद बेस क्वांटिटी से स्टार्ट हुई, उसी से हम आगे ड्राइव निकालते हैं। ड्राइव को हम फाइंड करते हैं विद द रिस्पेक्ट टू, विद द हेल्प ऑफ ड्राइव बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ड्राइव को हम बेस क्वांटिटीज़ की मदद से इसको ड्राइव कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हमने कुछ स्पेसिफिक 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को चूज़ किया, जो कि हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया उनको, ठीक है, उनको डिफाइन कर दिया, ताकि हमारे पास आगे जितने भी हम क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं, जितने भी यूनिट्स को यूज़ करते हैं, उनके फाइंड करने में आसानी हो, हमें कोई इशू ना आए। तो इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पे बेस क्वांटिटीज़ का टेबल भी बना हुआ है, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ये गिवन है। साथ में इनके सिंबल्स भी गिवन है। इसी तरह बताया जाता है कि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस तरह लेंथ का कभी एल लिखा होता है, एक्स, आर, ई, टी, सी, ठीक है। ये आपके पास कोई भी चीज़ें आप इनमें से यूज़ कर सकते हो। इसी तरह आप टी भी यूज़ करते हो, डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर होता है। तो यहाँ पे इसके यूनिट्स भी डिस्क्राइब किए गए हैं। जो यूनिट्स बेस क्वांटिटीज़ के होंगे उन्हें बेस यूनिट कहा जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ डिस्क्राइब की गई है। तो लेंथ का मीटर होता है, मास का किलोग्राम, अप टू सॉन। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट का आपके पास कैंडिला होता है। इनके भी सिंबल यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। इसी तरह हम चलते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ की तरफ। ड्राइव क्वांटिटीज़ में क्या होता है कि आप ये ड्राइव करते हैं बेस क्वांटिटी से। तो बेस क्वांटिटी आपको 7 बता दी गई है, हमें फार्मूला पता होना चाहिए। उस फार्मूले की मदद से हम ड्राइव क्वांटिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं और उनके यूनिट्स को भी वहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। तो इसी तरह इसका भी टेबल यहाँ पे गिवन है हमारे पास, जिसको एरिया, वॉल्यूम, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये कुछ यहाँ पे गिवन है। इसी तरह फोर्स भी होता है, वर्क होता है, एनर्जी, पावर, आप डिफरेंट वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। उनके सिंबल्स भी आपको पता होंगे, ठीक है। जिस तरह आपको फार्मूला पता है तो सिंबल्स भी पता होने चाहिए। उसके बाद क्या होता है, बेस यूनिट से हमने ड्राइव यूनिट निकाल लिए, जो कि यहाँ पे आपके पास मीटर क्यूब, मीटर स्क्वेयर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये आपके पास ड्राइव यूनिट्स आ जाते हैं जो कि बेस यूनिट से निकले होते हैं। तो इसी तरह हमने इनकी डेफिनेशन भी यहाँ से देख ली, ठीक है, जिसमें हमने देखना है क्वांटिटीज़ में और यूनिट में क्या डिफरेंस होता है। यूनिट आपके पास उस क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा होता है कि वो किलोग्राम है, मैस में है या लेंथ है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम वहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं। जो प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा वो हमारे पास बेस यूनिट से और
ड्राइव यूनिट से, जो कि बेस क्वांटिटी के और ड्राइव क्वांटिटीज के थे, जो कि एक जनरल फॉर्म में हर जगह यूज किए जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ज्योमेट्रिक शेप की बात करूं, ज्योमेट्रिकली यूनिट्स की बात करूं, तो उसमें हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है कि आपके पास जो भी एंगल किसी भी जगह पे पाया जाए उसको सप्लीमेंट्री एंगल के तौर पे यूज़ किया जाता है और उसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है। तो एंगल हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सर्कल में, जो कि फिजिक्स में हम सर्कल आगे जाके बनाएंगे, सर्कुलर मोशन बनाएंगे, जो कि सिंपल पेंडुलम और सर्कुलर मोशन के आपस में रिलेशनशिप देखेंगे तो उसमें एंगल यूज़ किया जाता है। तो रेडियन उसका एक यूनिट है, जिस तरह आपने डिग्री पढ़ा होगा, जो कि वेल नाउन है। इसी तरह आपके पास रेडियन यूज़ किया जाता है, जो कि एंगल का एक अनदर यूनिट है, जो कि बेसिक यूनिट है, जिसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं एंगल को। उसी तरह हम चलते हैं, रेडियन के बाद आता है डिग्री, जो कि आपको पता है पहले से। उसके बाद आता है रेवोल्यूशन। तो ये 3 यूनिट यूज किए जाते हैं एक एंगल के लिए, जो कि सबटेंडेड होता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब अभी इसकी डेफिनेशन देखेंगे। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क विद अ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एक आर्क है आर, जिसको एस कहा गया है, ठीक है। और इसी तरह रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। और ये जो सा एंगल है, ये 1 रेडियन कब होगा, या इसको नंबर ऑफ रेडियन कैसे फाइंड करेंगे, जब हमारे पास आर्क की लेंथ होगी और रेडियस ऑफ सर्कल होगा। तो आर्क की लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ रेडियंस। तो इसको हमने सिंबल के फॉर्म में भी लिख लिया, एस बाय आर। तो एस हमारे पास आर्क की लेंथ है और आर जो सा है स्मॉल आर, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। तो यहाँ से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि रेडियन को किस तरह फाइंड किया जाए। जिस तरह कि अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि रेडियन एक यूनिट है किसका, एंगल का। तो एंगल के 3 यूनिट होते हैं, रेडियन, डिग्री, रेवोल्यूशन। तो अब हम रिलेशनशिप देखने लगे हैं कि रेडियन और डिग्री का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, इसी तरह रेवोल्यूशन का क्या रिलेशनशिप होता है, तो वो हम इस चीज़ में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक कंप्लीट रोटेशन, कोई भी सर्कल हम कंप्लीट करते हैं, उसकी कंप्लीट रोटेशन कितने एंगल पे कवर होती है, 2 पाई। 2 पाई कहते हैं, ठीक है। या हम उसे कहते हैं 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में वो टोटल टोटल एंगल कंप्लीट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ डिग्री इन 1 रेवोल्यूशन 360। तो यहाँ पे हमें पता चल गया डिग्री और रेवोल्यूशन का रिलेशनशिप। तो 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। इसी तरह हमने अभी फार्मूला देखा था नंबर ऑफ रेडियस का, दो के सरकमफेरेंस था, आर्क था, ठीक है। आर्क को हमने पूरा सर्कम, क्योंकि ये पूरी एक आर्क होती है तो उसका हमने सरकमफेरेंस कह लिया, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो सरकमफेरेंस का एक सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई आर। इसी तरह रेडियस ऑफ सेम सर्कल, उस सेम सर्कल के रेडियस होता है आर। तो आर आर से यहाँ पे आपको कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 पाई रेडियन। तो 1 जो रेवोल्यूशन है वो एक और रेडियन में अगर उसको रिप्रेजेंट किया जाए तो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो अभी हमने बात की थी पहले 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री के बराबर होता है। तो अभी हमने बात की 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ जाती हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को हमने रिलेट किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 रेडियन फाइंड करना है तो ये वाला जो सा फैक्टर है इसको दूसरी साइड पे जाके, इक्वल की दूसरी साइड पे लेके डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री बाय 2 पाई। ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई जब इससे डिवाइड होता है और 3.14 आपको पता है पाई की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमने जब इनको कैलकुलेटर में सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आता है 57.3 डिग्री। तो ये हमें बताता है कि 1 रेडियन किसके बराबर आ रहा है, 57.3 डिग्री के। तो यहाँ से हमें रिलेशनशिप मिल गया कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशनशिप है। इसी तरह हमने ड्राइव करते हुए 1 रेवोल्यूशन का रेडियन के साथ देख लिया और 1 रेवोल्यूशन का डिग्री के साथ भी रिलेशनशिप देख लिया। तो हमारे पास यहाँ पे आपस में इनका रिलेशनशिप कैसे फाइंड किया जाता है, इजीली कैलकुलेशन में जब न्यूमेरिकल में यूज किया जाएगा तो हम यहाँ से उस चीज को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट, जो कि है टी रेडियन। और ये यूनिट है किसका,
सॉलिड एंगल का जो कि पाया जाता है एक स्फीयर में। जिस तरह हमने रेडियन की बात की थी वो सबटेंडेड होता है एट द सेंटर ऑफ सर्कल, तो इसी तरह स्टीरेडियन कहाँ पे सबटेंडेड होता है एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो इसको सॉलिड एंगल कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी उसी तरह ही है जिस तरह आपने रेडियन की पढ़ी थी, और इसमें भी अगर हम इसको फाइंड करें कि इसका आंसर क्या फाइंड कर सकते हैं, ये किसके इक्वल आता है, तो हम इसी तरह रेडियन की तरह फाइंड करेंगे इसे। जिस तरह वहां पे हमने क्या किया था, आर्क की लेंथ ऊपर रखी थी और नीचे आपने रखा था रेडियस ऑफ सर्कल, तो इसमें भी हमने एरिया रखना है स्फेयर का, क्योंकि इस स्फेयर का आर्क नहीं होगी, एक एरिया होगा। तो एरिया ऑफ स्फेयर रखा, डिवाइड किया हमने आर स्क्वेयर से। आर स्क्वेयर आपके पास एरिया ऑफ ये जो सा कॉनिक शेप बन रही है तो इसका एरिया बनता है, तो आर स्क्वेयर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ स्फीयर देखा तो वो है 4 पाई आर स्क्वेयर, तो 4 पाई आर स्क्वेयर मैंने यहाँ पे पुट किया तो आर स्क्वेयर से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या एट द एंड बचा है 4 पाई, तो इक्वल टू यहाँ पे बच जाता है 4 पाई। तो ये 4 पाई आपके पास एंगल है जो कि एक सॉलिड एंगल कहलाता है और सबटेंडेड होता है, पाया जाता है एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये इसको एंटीरियर एंगल भी कहते हैं जो कि स्फीयर में पाया जाता है। ये सेकंड यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक 1.3 पे जो कि है साइंटिफिक नोटेशन। तो ये तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो इसको हम यहाँ पे दोबारा डिटेल में स्टडी करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है और इसको यूज़ कैसे किया जाता है और इसका फ़ायदा क्या है। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास कोई भी अगर बड़ा डिजिट लिखा हो, जिस तरह 1000 यहाँ पे छोटा डिजिट है, तो अगर इसके आगे मैं 5-6 जीरो और डाल दूं तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो हम उसको एक मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। एक कोई भी बड़ा नंबर, ठीक है, उसको अगर छोटे नंबर में डिस्क्राइब करना हो तो हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन वाला मेथड यूज करते हैं और वो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ कि इसको रिप्रेजेंटेशन की बात, तो वो होता है एक्सपोनेंट नंबर, तो इसको हम एक्सपोनेंट नंबर कहते हैं। और मेंटीसा यहाँ पे जो आपके पास उसकी वैल्यू आती है जो कि डेसिमल पॉइंट में होती है, उसके बाद इनटू 10 की पावर एक्सपोनेंट जो कि हमने यहाँ से फाइंड की होगी इसको कन्वर्जन में, उसको हम पावर में यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, टू फाइंड आवर आंसर वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 इंटू 10 की पावर 27। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक 7 इंटू 10 की पावर 27 और एक नंबर है आपके पास 7 इंटू 10 की पावर 9। तो उसने कहा है कि हमने आंसर फाइंड करना है जो कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इनके जो मेंटीसा हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो मेंटीसा हैं वो आपस में मल्टीप्लाई किए जाएंगे, और जो आपके पास एक्सपोनेंट्स हैं जो कि 10 की पावर में लिखे हुए हैं वो एड अप हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों मल्टीप्लिकेशन के साइन में सिंबल में डाल दिया, तो आप देखेंगे कि मेंटीसा को मेंटीसा से मल्टीप्लाई किया 7 इंटू 7 इंटू जो 10 की पावर थी, इधर 27 थी जो कि प्लस में थी, इधर आपके पास 9 थी जो कि प्लस में थी, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, एड अप कर दिया, और बेस क्या रही, 10 ही रही। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 इंटू 7 49 आता है, और 10 की पावर 27 प्लस 9, तो आपके पास 10 की पावर 36 यहाँ पे आंसर बन जाता है। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे 49 इंटू 10 की पावर 36 आ जाता है। तो इसी तरह हम आगे की तरफ मूव करते हैं कि अगर मैं इसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखूं, तो स्टैंडर्डाइज फॉर्म क्या होती है कि एक डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे कोई पॉइंट नहीं पाया जाता तो उसके एंड पे एक पॉइंट हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था तो हमने एंड पे एक पॉइंट लगा दिया। इस पॉइंट को अगर मैं लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता हूँ तो हम पावर में एक ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमने पावर पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया, 4.9 कर दिया। ठीक है, तो पावर में हमने एक ऐड कर देना है, तो पावर में एक ऐड करेंगे 36 प्लस 1, तब आपके पास आंसर आ जाता है 37। तो ये तो हो गया अगर मैंने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया था। अगर मैं इसी पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट कर दूं, जब राइट की तरफ शिफ्ट करूंगा तो पावर में हमेशा एक माइनस किया जाता है, तो इसको अगर मैं वापस कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इसी पॉइंट को मैं राइट की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ,
तो यहाँ पे पावर में एक माइनस कर दूंगा, तो आप देखेंगे 36 पावर हो जाती है और यहाँ पे 49 बच जाता है, जो कि इसका रिप्लेसमेंट यहाँ पे शो हो जाता है। तो 49 इंटू 10 की पावर 36 वापस आ जाता है आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेथड था कि अगर टू क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं जो कि साइंटिफिक नोटेशन में है, तो हम इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम सब टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। जिस तरह साइंटिफिक नोटेशन हमने रीड कर लिया कि उसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो अब हम चलते हैं प्रीफिक्सेस की तरफ, जो कि 10 की पावर में लिखा जाता है, तो उसको हम एक सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, उसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। जिस तरह साइंटिफिक नोटेशन हमने रिप्रेजेंट किया था, तो उसमें हमने क्या किया था कि हमने उसकी पावर लिखी थी 10 की पावर समथिंग एक्सपोनेंट। तो इसी तरह वो जो सी 10 की पावर है उसको अगर मैं एक सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दूं, तो वो और आसानी हो जाती है हमारे लिए। जिस तरह यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास अगर लेंथ जो गिवन है 5 इंटू 10 की पावर -3, जो कि एक माइनस वाला डिजिट है और पॉइंट्स में वैल्यू है, तो मीटर इतना लेंथ आपके पास गिवन है। तो इसको अगर मैं प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना चाहूँ या एक नंबर की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो हम क्या कहते हैं कि ये इक्वलेंट होगा 5 मिलीमीटर। मिली जो सा है वो इसका क्या होता है, प्रीफिक्स यूज किया जा रहा है जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह बाकी आपके पास यहाँ पे डिफरेंट प्रीफिक्सेस गिवन है, जो कि 9th में आपने हेक्सा तक पढ़ा था। ठीक है, अभी आपने योटा तक पढ़ना है, योटा, जीटा, हेक्सा, पीटा, टेरा, जो कि टेरा है 10 की पावर 12 और इसका सिंबल है कैपिटल टी, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, आटो, जेप्टो और योक्टो। तो ये आपके पास कुछ प्रीफिक्सेस यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको आपने यहाँ से टेबल से याद कर लेना है, ताकि आपके पास जो भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करें उसमें अगर इस तरह की कोई पावर आती है 10 की पावर 18 आती है, 9 आती है, ज़्यादातर 9, 10, 6, 3, -3, -6, -9, -12, ये ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। तो इनको आपने ज़्यादा अच्छे से याद कर लेना है। बाकी इसमें यही है कि इसका पूरा टेबल आपको याद करना पड़ेगा, और ये प्रीफिक्सेस आगे बहुत यूज़ किए जाते हैं, ताकि किसी साइंटिफिक नोटेशन को हम एक सिंबल की फॉर्म में लिख सकें। आज का लेक्चर नंबर 2 यहीं तक था, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू।